हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग एकदम स्वस्थ और अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे हमेशा की तरह। मैं भी बढ़िया हूँ और मैं भी उसी तरह से अपनी और आप लोगों की तैयारियों में थोड़ा बहुत लगी रहती हूँ। तो आज कुछ और जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ। सॉरी, शायद 2-3 दिन से मैंने वो वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, थोड़ी व्यस्तता थी, नहीं कर पा रही थी। तो चलिए फिर समय व्यर्थ ना करते हुए आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू करती हूँ। सबसे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलिए फिर क्वेश्चन शुरू करती हूँ। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण विस्तार के साथ प्रश्नों में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन मूर्तिकार है? तो रामकिंकर बैज, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मूर्ति संथाल परिवार के रचनाकार हैं? तो रामकिंकर बैज हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, संथाल फैमिली मूर्ति के चित्रकार कौन था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी रामकिंकर बैज सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, रामकिंकर बैज थे तो मूर्तिकार थे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली स्थित यक्ष यक्षिणी स्थापत्य किसके द्वारा निर्मित है? तो यहाँ पे रामकिंकर बैज के द्वारा निर्मित है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या है, भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली में स्थित यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां रामकिंकर बैज द्वारा निर्मित की गई है। चलिए अगला प्रश्न है, टैगोर का व्यक्ति चित्र कृति है? तो यहाँ पे रामकिंकर बैज की है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। टैगोर का व्यक्ति चित्र यानी कि पोर्ट्रेट ऑफ टैगोर रामकिंकर बैज की कृति है। इसी व्यक्ति चित्र के दौरान टैगोर ने बैज को प्रेक्षण के माध्यम से विषय दृष्टि को शेर के जैसे शिकार करने या अपने खून को चूस लेने की सलाह दी थी। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कांस्य मूर्तियां भी निर्मित की गई हैं? तो यहाँ पे सोमनाथ और, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या पढ़ लेते हैं। सोमनाथ और के द्वारा कांस्य मूर्तियां भी निर्मित की गई। इन्होंने अपनी चित्रकला के क्षेत्र में वर्ष 1954 से शोध आरंभ किया। इनका जन्म वर्ष 1921 में चिटगांव, जो कि अब बांग्लादेश में है, के वर्मा नामक गांव में हुआ था। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। वर्ष 1954 से 1958 तक सोमनाथ और ने भारतीय कला विद्यालय कलकत्ता में प्रवक्ता के पद पर कार्य किया। ये भारतीय कला भवन के अध्यक्ष भी रहे। विश्व भारती, शांति निकेतन, MS यूनिवर्सिटी बड़ोदरा आदि संस्थानों में ये सहायक निदेशक के पद पर भी रहे। इनकी सबसे बड़ी मूर्ति माँ एक बच्चे के साथ थी, जिसे कला जगत में बड़ी बड़ी ख्याति प्राप्त हुई। इन्होंने बंगाल दुर्भिक्ष यानी कि जिसको अकाल कहते हैं पर वर्ष 1971 में जख्म नामक शीर्षक कृति वाउंड्स सीरीज की रचना की थी। इन चित्रों के माध्यम से बंगाल दुर्भिक्ष की स्थिति को प्रदर्शित किया गया है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, जख्म नामक शीर्षक किसकी कृति है? देखिए क्वेश्चन आ गया और अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सोमनाथ होर। अगला प्रश्न है, सोमनाथ होर संबंधित थे? तो यह जो है प्रिंट मेकिंग से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसकी भी थोड़ी सी व्याख्या पढ़ ली जाए। सोमनाथ होर प्रिंट मेकिंग से संबंधित हैं। प्रिंट मेकिंग की दुनिया में कोई भी कलाकार उनकी तुलना में सामने नहीं रखा जा सकता है। हरेन दास कृष्ण रेड्डी, कमल कृष्ण, देवयानी कृष्ण, ज्योति भट्ट, जगमोहन चोपड़ा, लक्ष्मी गौड़, जरीना, जय कृष्ण देवराज, अनुपम सूद आदि कई महान भारतीय प्रिंट मेकर हैं, किंतु सोमनाथ होर का इस सूची में अद्वितीय स्थान है। इनका सफ़ेद पर सफ़ेद प्रिंट श्रृंखला प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, BC सान्याल थे? तो चित्रकार थे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इनकी भी थोड़ी सी व्याख्या पढ़ लेते हैं। BC सान्याल का जन्म वर्ष 1902 में असम में हुआ था। ये एक चित्रकार थे। इनके चित्रों में ग्रामीण पृष्ठभूमि की झलक के साथ साथ आधुनिकता भी दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न है, निम्न कथन किनका है? मुझे केवल एक बात कहनी है और वह यह है, हमेशा अपने सिद्धांत के उपदेश ही देते रहने की चेष्टा ना करो, बल्कि करो वह कि प्रेम से अपने आप को ही दे डालो। तो यह कथन किसका है? रविन्द्रनाथ ठाकुर का है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
इनको रविन्द्रनाथ टैगोर भी कह सकते हैं। अगला इसकी थोड़ी सी व्याख्या है जिसको पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। प्रस्तुत कथन द इंग्लिश राइटिंग्स ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर अ मिसकेलियनी से उद्धृत है। यह पुस्तक टैगोर के लेखन की विभिन्न शैलियों का संग्रह है। उपयुक्त कथन रविन्द्रनाथ ठाकुर या टैगोर ने धर्म परिवर्तन के संबंध में कही है। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मूर्तिकार के रूप में नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार, संगीतज्ञ, अभिनेता, विचारक, दार्शनिक एवं चित्रकार विधाओं में पारंगत थे। उनकी पहचान मूर्तिकार के रूप में नहीं है। अगला प्रश्न है, विचित्र क्लब की स्थापना कब हुई? तो 1915 में हुई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसमें कवि की गहरी रुचि थी, ने साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए एक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संगठन विचित्र क्लब की स्थापना 1915 ईस्वी में की थी। मार्च 1917 में रविन्द्रनाथ टैगोर जापान की द्वितीय यात्रा के बाद कलकत्ता पहुंचे तो अवीन्द्रनाथ ठाकुर तथा गगनेंद्रनाथ टैगोर के निर्देशन में कला और शिल्प के लिए विचित्र स्कूल जोरासांको हाउस, यहीं पर रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म भी हुआ था, में आयोजित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उम्र के 70वें पड़ाव पर आकर किसे अपनाया? चित्रकारी को अपनाया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या पढ़ लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने आयु के 67वें वर्ष तक चित्रकला के क्षेत्र में कोई विशेष प्रयत्न नहीं किए। वे विश्वविख्यात कवि बन चुके थे। कविता को लिखते समय शब्दों या पंक्तियों को रेखाओं से मिटाने पर जो कल्पित आकार बनता, उनकी ओर उनका ध्यान आकृष्ट हुआ। इन स्वयं सिद्ध आकारों के प्रति वे इतना मोहित हुए कि उन्होंने आकारों के विकास पर ध्यान दिया। वर्ष 1926 के करीब उन्होंने कपड़े के टुकड़े या अंगुलियों को स्याही में डुबाकर चित्रण शुरू किया। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के शब्दों में कला में सत्य का अस्तित्व तब ही निहित रहता है जब वह हमको यह कहने के लिए बाध्य कर देता है कि मैं देखता हूँ। टैगोर की चित्राकृतियों को पागल व्यक्ति की कला कहकर पुकारा गया, परंतु उन्होंने इस वाक्य का उत्तर इस प्रकार दिया, मेरे चित्रों का जन्म यानी सृजन किसी शिल्प कुशल अनुशासन या परंपरा में नहीं हुआ और वे जानबूझकर की गई किसी वस्तु की अभिव्यक्ति का प्रयास नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक कवि चित्रकार जिनकी कर्म भूमि शांति निकेतन थी हैं। तो चलिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। आधुनिक भारत के प्रमुख चित्रकारों में रविन्द्रनाथ ठाकुर की सहज स्फूर्त अंकन पद्धति क्ले के निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण करती है। कवि, लेखक तथा चिंतक एवं पेंटर के रूप में रविन्द्रनाथ ठाकुर की कर्मभूमि शांति निकेतन थी। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्हें भारत का प्रथम आधुनिक कलाकार माना जाता है का आत्मचित्र यूरोपीय आधुनिक कला के किस वाद से प्रभावित है? तो अति यथार्थवाद से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? तो आधुनिक विमूर्त शैली के हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या पढ़ लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र आधुनिक विमूर्त शैली के हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के अधिकांश चित्र ताक्षणिक सृजन प्रेरणा द्वारा पूर्व के परंपरावादी व यथार्थवादी चित्रकला को न अपनाकर आधुनिक चित्र शैली को अपनाया, जिसे उन्होंने समन्वयात्मक शैली कहा। अगला प्रश्न है हमारा, शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो 1919 में हुई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। अमर कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1919 में शांति निकेतन के प्रांगण में विश्व भारती के कला भवन की स्थापना की। शांति निकेतन के कला भवन में ही चित्रकला की बंगाल शैली का विकास हुआ।
अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1862 ईस्वी में महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर जब नाव द्वारा रायपुर की यात्रा कर रहे थे तो उस पार धान के हरे भरे खेत और लाल मिट्टी की भू दृश्य देखी। उन्होंने वहां और पौधे लगाने तथा एक छोटा घर बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने इस घर को शांति निकेतन नाम दिया। 1863 ईस्वी में यहाँ एक आश्रम की स्थापना की जो ब्रह्मो समाज का प्रेरक बना। वर्ष 1901 में रविन्द्रनाथ ने शांति निकेतन में ब्रह्मचारी आश्रम के नाम से एक मॉडल स्कूल की स्थापना की जो प्राचीन गुरुकुल पद्धति की तरह था। बाद में इसे पठा भवन के नाम से जाना गया। उपयुक्त विकल्प की अनुपस्थिति में इसे विकल्प सी माना जा सकता है। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर किस चित्र शैली से संबद्ध थे? तो यहाँ स्टार बना हुआ है यानी कि सही ऑप्शन दिया नहीं गया है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर आधुनिक चित्रकला शैली से संबद्ध थे। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 1913 से सम्मानित रविन्द्रनाथ टैगोर 1861 से 1941 ईस्वी के एक संपन्न बंगाली परिवार में पैदा हुए थे। वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। अतः उपयुक्त सभी विकल्प असत्य हैं। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को आधुनिक भारत का प्रथम रचनात्मक चित्रकार माना गया है। इन्होंने भारत में चित्रकला के क्षेत्र में क्रांति का सूत्रपात किया। साथियों, यहाँ हो जाता है हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सफ़र शुरू आज के। तो उम्मीद है आप लोगों ने ध्यान से सुना हो, समझा हो। लिख कर ज़रूर देखिएगा। हमेशा बोलती हूँ, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और मेहनत दिन पर दिन बढ़ाइए, क्योंकि मेहनत किए बिना सफलता तो मिलती नहीं है। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।